वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से पीवाईक्यू का ब्रेनस्टॉर्म करने वाले हैं एंड पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं, उनका आंसर देखने वाले हैं कि कैसे पीवाईक्यू लिखे जाते हैं। आप सबसे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जहां पर मैंने वन से लेके आपके 6 तक पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। मैं 2 पीवाईक्यू डेली डिस्कस करती हूँ। आप सबको ये दिखाना होता है कि कैसे पीवाईक्यू को ब्रेनस्टॉर्म किया जाता है, कैसे वो 1 मिनट में पीवाईक्यू को सोचा जाता है। उस 1 मिनट के सोचने के बाद में हम पीवाईक्यू को जो हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है उसी के बेसिस पर हम अपना आंसर लिखते हैं। इसलिए ब्रेनस्टॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी क्वेश्चन को देखने से पहले उसको समझो कि उसमें पूछा क्या गया है, और पूछने के बाद में उस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करो एंड उस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद में ये देखो कि हमें अब इसमें आगे कैसे कैसे लिखना है। अब हमारा आज से 7 नंबर का क्वेश्चन है जो 8 मार्क्स का चल रहा है। अभी ये सेक्शन ए के क्वेश्चन चल रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमंस। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमंस। अब हमने इसमें बताना है कि मनुष्यों के लिए महासागरों का क्या उपयोग है। अब आप लोग भी जानते हैं कि ओशन कितने इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा इंट्रो कैची लिखना है जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि हमें ओशंस के बारे में पता है। जैसे हमें पता है कि 71% ऑफ ओशंस जो हैं वो कवर किए हुए हैं अर्थ सरफेस को। ये हम अपने एंटो में डालेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे यूज ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमन। उसके बाद में हम ऐसी एक हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखेंगे यूज़ ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप मत शॉर्ट में लिखने लगना वहाँ पे। यूज़ ऑफ ओशंस फॉर ह्यूमंस। उसके बाद में जब हम यूज़ ऑफ ओशंस में अब हम अपना थिंकिंग पैटर्न देखें, या तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सोचते रहो कि ज्योग्राफी में क्या यूज है, सोसाइटी में क्या यूज है, कल्चर में क्या यूज है। उसके बाद में आपका जो गवर्नेंस में ओशन में कुछ यूज़ हो, या इंटरनल रिलेशन में जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें आपका क्या यूज हो सकता है, इकॉनमी में क्या यूज हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी में क्या यूज हो सकता है, एनर्जी में क्या यूज हो सकता है। इस प्रकार से तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा कल्चर जो होता है वो ओशन के नियर बाई जो सिविलाइजेशन डेवलप होती हैं उनका कल्चर ओशन से ही रिलेटेड होता है। जैसे वो अपने सी फूड में फिशिंग, जो वो अपना सी फूड ही फूड के जो वो फूड खाते हैं, भोजन खाते हैं, उनमें मेनली सी से ही आता है, ओशन से ही उनका फूड आता है जिसे हम सी फूड बोलते हैं। और फिश कल्टीवेशन होता है। फिश कल्टीवेशन के लिए फिश कल्टीवेशन जो मेनली उनका ऑक्यूपेशन होता है वो क्या होता है, फिश कल्टीवेशन होता है। ये उनके कल्चर का पार्ट बन जाता है डेली बेसिस पे। उसके बाद में अगर हम देखें, हमारा जो ट्रेड एक्सचेंज होता है वो ओशन की वजह से ही ट्रेड एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। हम डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट हो पाते हैं। ये ट्रेड जो आपका जो हो रहा है वो एंशियंट के टाइम पे जो आपने रोमन एम्पायर देखा होगा, जो रोमन के जो गोल्ड कॉइन्स मिले थे इंडिया में, वो इसी ओशन की वजह से ही तो पॉसिबल हुआ कि रोमन ओशियन के द्वारा ही इंडिया में एंटर कर पाए। उसके बाद में आपको देखना होता है कल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, आप बायोडाइवर्सिटी भी ओशन के जरिए ही मेंटेन रहती है। फोर्थ, एनर्जी सिक्योरिटी, विंड एनर्जी एंड आपकी टाइडल एनर्जी ओशन से आती है। ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ओशन। फिर ओशन आपकी लाइवलीहुड को सस्टेन करने में हेल्प करता है। ये सब पॉइंट हमें लिखने हैं अपने आंसर में कि ओशन क्यों यूजफुल है अपने ह्यूमंस के लिए। कल्चर ओशंस की वजह से ही हमें सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने अगर एक्सचेंज किया है ट्रेड का, तो वो ओशन की वजह से ही लोथल से अरेबियन सी में जाते थे। फिर वो नाइल रिवर के पास इजिप्टियन सिविलाइजेशन है और वो सिविलाइजेशन है, उनसे वो कनेक्ट करते थे। ट्रेड एक्शन जो होता है उनका, बायोडाइवर्सिटी 50% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ओशन से ही हमें मिलती है, फाइटोप्लैंक्टन से। उसके बाद में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी होती है, लाइवलीहुड होती है। 5-6 पॉइंट ऐसे जनरेट कर दो। उसके बाद में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का ओशन एक पॉइंट बनता जा रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन का। ये ऐसे हमने 6 पॉइंट्स सोच लिया। अब इन 6 पॉइंट को एग्जाम्पल के बेसिस पे हमें लिखना है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ओशन फॉर ह्यूमंस। अब हम अपना प्रैक्टिकल आंसर देते हैं। हम इसे प्रैक्टिकल आंसर बोलते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हो सके हमारा एग्जाम में। ओशन अप्रॉक्सीमेटली कवर 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। ओशन हैज प्लेड क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन थ्रू ट्रेड, कल्चर, एक्सचेंज एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। ऐसा इंटो लिखा जाता है और ये कैची इंटो है जो एग्जामिनर को
थोड़ा सा इम्प्रेस करने में हेल्पफुल रहेगा। यूज ऑफ ओशन ट्रेड फैसिलिटी में, ट्रेड होता है वन कंट्री से दूसरी कंट्री में। इन एंशिएंट टाइम का मैंने दिया है रोमन ट्रेड, आप प्रेजेंट टाइम का भी दे सकते हो कि ट्रेड वॉल्यूम इतना ओशन के से ही हो रहा है हमारा इतना ट्रेड वॉल्यूम। क्लाइमेट का क्लाइमेट का जो रेगुलेशन है वो ओशन के द्वारा ही होती है। हॉट क्लाइमेट अगर कहीं पाई जा रही है तो वहाँ पर कोल्ड करंट होगी। आपने पढ़ा होगा अफ्रीका में कोल्ड करंट है, कनारी कोल्ड करंट, इस वजह से वहाँ पे हॉट क्लाइमेट पाई जाती है, हॉट डिजर्ट मिलते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी जो आपकी हो गई वो ओशन एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। उसके बाद में लाइवलीहुड, फिशिंग, कल्टीवेशन एंड सी फूड हेल्प इन सस्टेनिंग द लाइवलीहुड। वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिक्स क्रिएट द ग्रांड फिशिंग जोन, ये आपका एग्जाम्पल के रूप में हो गया। जैसे अमेरिका का ग्रांड फिशिंग जोन है, एक जापान में ओशियो क्रोशियो करंट मिलती है, वहाँ पे एक ग्रेट फिशिंग जोन बनता है। फिर टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट बीचेज और कोरल रीफ्स हो जाते हैं, इट बिकम द टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट। बायोडाइवर्सिटी ओशन हेल्प टू मैनेज द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ अर्थ, 50% ऑफ ऑक्सीजन कम फ्रॉम द ओशन। इस प्रकार से हमने 6 पॉइंट लिखे, उनके एग्जाम्पल लिखे साथ में। अब इसमें से हमें 4 या 5 नंबर्स तो मिलने ही वाले, 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे। ओशंस आर वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बिकॉज ऑफ ओशन अर्थ इज कॉल्ड एज ब्लू प्लानट। अब उसके बाद में हम अपना 8 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। हमें क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन के इंटर रिलेशनशिप को बताना है, एक्सप्लेन करना है। अब आप सभी को भी पता है कि क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन, इनके बिना तो ना लाइफ सर्वाइव हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट ही वेजिटेशन को इम्पैक्ट डालती है। जो क्लाइमेट है वो हमारी वेजिटेशन पर इम्पैक्ट डालती है, और सॉइल पर इम्पैक्ट डाल रही है। और जो सॉइल है वो क्लाइमेट पर भी, और सॉइल वेजिटेशन पर भी, और वेजिटेशन है वो सॉइल को, और वेजिटेशन जो है वो क्लाइमेट, इनका इंटर रिलेशनशिप है। अब सबसे पहले आपको इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ लेना है कि ये बोल क्या रहा है। ये इंटर लिंकेज बताने की कोशिश करना चाह रहा है कि इंटर लिंकेज बताओ हमें, क्लाइमेट वेजिटेशन का, वेजिटेशन क्लाइमेट का, वेजिटेशन सॉइल का, सॉइल वेजिटेशन का, सॉइल क्लाइमेट, क्लाइमेट सॉइल, ऐसे इंटरलिंकेज बताने। तो सबसे पहले आप लिख दो कि क्लाइमेट जो है हमारी वेजिटेशन को डिटरमाइन करती है, वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे करती है कि अगर आपकी हॉट क्लाइमेट होगी तो आपको जियोफाइटिक नेचर के प्लांट्स मिलेंगे, जिन्हें आप मरुस्थलीय पौधे बोलते हैं। उसके बाद क्लाइमेट अगर कोल्ड होगी तो आपको टुंड्रा जैसी वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वेजिटेशन को इम्पैक्ट किया। दूसरा, अगर क्लाइमेट ही आपकी सॉइल को डिटरमाइन करती है, कैसे सॉइल को डिटरमाइन करती है कि क्लाइमेट रेगुलेट करती है वेदरिंग प्रोसेस को। सॉइल की जो वेदरिंग प्रोसेस है, जो जिससे सॉइल बनती है, उसके जो मटेरियल है उसका वेदर होता है, वो मटेरियल थोड़ा कट कट के जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो क्लाइमेट। अगर आपका हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर है तो क्लाइमेट जल्दी से सॉइल फॉर्मेशन। अगर आपका लो, बहुत ही माइनस में टेम्परेचर है तो वहाँ पर सॉइल जो है उसके ऊपर एसिड जमी रहती है, तो वहाँ की सॉइल थोड़ी सी अनफर्टाइल होती है। तो अनफर्टाइल सॉइल होती है, वहाँ पर आपके प्लांट नहीं उग सकते हैं। तो क्लाइमेट आपकी सॉइल को भी सपोर्ट करती है, सॉइल को इन्फ्लुएंस करती है। उसके बाद में आपका जो वेजिटेशन है वो कैसे सॉइल को, क्लाइमेट को इम्पैक्ट कर रहा है। वेजिटेशन जो आपकी है, जहाँ भी बायोडाइवर्सिटी होती है, वो आपको वाटर एक्सचेंज, वाटर साइकिल में रोल प्ले करती है। ये वाटर साइकिल आपकी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि अगर आजकल जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वेजिटेशन काटी जा रही है, तो क्लाइमेट कैसी होती जा रही है आपको भी पता है। मानसून इंटेंसिफाई होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी या बहुत कम होगी, तो वेजिटेशन ही तो इम्पैक्ट डाली, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो और है ना, आपको जब आप सॉइल का लिखोगे, सॉइल कैसे वेजिटेशन को इम्पैक्ट करती है। कुछ सॉइल होती है जो आपके ब्लैक कॉटन को सपोर्ट करती है, कुछ सॉइल होती है जो आपकी प्लांटेशन को सपोर्ट करती है, जैसे कैश्यू प्लांटेशन हो गया और आपके पैडी प्लांटेशन हो गया। ये सब आपको ऐसे इंटरलिंकेज करके दिखाना है, उनके एग्जाम्पल देना है। जब आप ये ब्रेनस्टॉर्म कर लोगे, अब आप समझ गए क्वेश्चन को, अब आपके लिए लिखना ईजी हो जाएगा। लेट्स सी हमने क्या लिखा है। explain the interrelationship between the climate, soil and vegetation. Climate of particular region determine the soil and vegetation of that region. Climate, soil, vegetation are deeply interconnected. फिर वही हेडिंग डालनी होती, वही हेडिंग डाल दी, interrelationship between climate, soil and vegetation. A region a region has a hot climate where vegetation is geophytic in nature. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए था, जैसे आपका थार मरुस्थल हो गया, सहारा का मरुस्थल हो गया। उसके क्लाइमेट फैक्टर्स सच एज रेनफॉल, टेम्परेचर, सनलाइट आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेजिटेशन टाइप। हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट,
Vegetation also influence the climatic condition of the particular region. Amazon forest influence the climate of that region and observation of CO2 and releasing water vapor. Amazon forest rain forest काफ़ी रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट के में. Soil formation is also influenced by weathering of soil material. Soil property determine the vegetation. Black soil support the cotton cultivation. Laterite soil has less capacity to support different types of vegetation. It support the cashew plantation. And vegetation influence the climate and soil of region. Forest play role in the water cycle. वाटर साइकिल में जब फॉरेस्ट रोल प्ले करते हैं तो वो क्लाइमेट और सॉइल को इफेक्ट करते हैं. द इंटरकनेक्शन, अब कंक्लूजन लिखने की बारी आ गई. द इंटरकनेक्शन हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस. इट प्रोवाइड द बेस टू बायोडाइवर्सिटी. विदाउट द इंटरकनेक्शन इट प्रोवाइड द बेस टू बायोडाइवर्सिटी. फिर विदाउट दिस इंटरकनेक्ट सर्वाइवल ऑफ अर्थ इज़ नॉट, सर्वाइवल एट अर्थ इज़ नॉट पॉसिबल. अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, उसका मीनिंग समझना है और क्या हमसे पूछा गया है उसको 2-3 बार आपको रीड करना है. एक बार नहीं, 2-3 बार. कुछ पूछा गया है हम कुछ लिख के आते हैं, पहले तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते. कुछ पूछा जाता है कुछ लिख के आते हैं. तो सबसे पहले हमें रीड करना है केयरफुली 2-3 टाइम्स. उसके बाद में ब्रेनस्टॉर्म करना है फॉर 1 मिनट कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखने हैं. उसके बाद में नंबरिंग करने पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8. अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 8 पॉइंट डाल के आना है. ये आप एग्जामिनर पर एक इम्प्रेशन डालता है कि आपने 8 पॉइंट्स लिखे हैं और आपकी कॉपी भरी भरी लगती है फुल. उसके बाद में आपको एग्जाम्पल डालना है. जैसे आपको कुछ टफ सा क्वेश्चन है, आपको सबके एग्जाम्पल याद नहीं आ गए हैं तो आपको 4 पॉइंट में एग्जाम्पल डाल दो, 4 पॉइंट में मत डालो. 5 पॉइंट के एग्जाम्पल आ गए तो 5 पॉइंट के एग्जाम्पल को हाईलाइट जरूर कर देना. जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको पूरा आंसर हाईलाइट मत कर देना. जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिन पर आप फोकस करना चाहते हो उन्हें हाईलाइट करो. और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने अगर आपको लग रहा है आपकी स्पेलिंग गलत है तो उस चीज़ को मत हाईलाइट करो. जहाँ स्पेलिंग सही हो उस चीज़ को हाईलाइट करो. तो ये सब थोड़ी सी नॉलेज रखनी होती है इन सब चीज़ों को. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए. थैंक यू सो मच. देखते रहिए एंड PYQ को ब्रेनस्टॉर्म करते रहिए एंड लिखते रहिए. थैंक यू सो मच एंड शेयर एंड लाइक दिस वीडियो.